हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब में। जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी पे। वर्ल्ड जियोग्राफी में हमारे बहुत सारी वीडियो बने हुए हैं। अक्षांश देशांतर, शैलों के बारे में और एक महाद्वीपों की सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों पर हमने सीरीज बना दी है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अच्छे वीडियोस पड़े हैं जो एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हमने जैसा कि बताया था कि वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ साथ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो भारतीय संविधान को भी लेके चलेंगे। तो दोनों सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। आज से हम भारतीय संविधान की एक सीरीज चालू करेंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ साथ भारतीय संविधान दोनों का मैचअप चलाएंगे और दोनों से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक उठाएंगे जो अधिकतर एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ कि जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो एक कॉपी पेन जरूर रखें और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम बताएं उनको नोट डाउन करते रहें, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने में आपको प्रॉफिट हो। तो संविधान निर्माण, भारतीय संविधान में सबसे पहले हमने जो टॉपिक उठाया है वो संविधान निर्माण है। तो संविधान निर्माण की आवश्यकता कैसे पड़ी, क्या संविधान निर्माण रही, क्या इसका स्ट्रक्चर रहा, कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या इसमें किसने अपनी राय रखी, कौन कौन से इसमें महान व्यक्तित्व थे, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में संविधान निर्माण की आवश्यकता कैसे पड़ी, जैसा कि अपने भारत देश पर ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिश सबसे पहले कंपनी का शासन था और कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण लिया। तो अपने देश पर जो लॉर्ड्स थे उनका शासन था, उनके नियम थे, वायसरायज थे, गवर्नर जनरल थे, उनके नियम कानून चला करते थे। उसी आधार पर अपने देश पर राज होता था। इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए समझते ऐसे जाइएगा, ऐसे समझिएगा कि बिल्कुल मैप के तरीके से समझते जाइएगा और इसकी मैपिंग दिमाग में बनाते रहिएगा और किस सन में क्या हुआ इसको नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले 1934 में जो विचार आया संविधान निर्माण का, पहली बार जो विचार आया 1934 में, वो एम.एन. राय, इनका सबसे पहला विचार था। एम.एन. राय जो थे 1934 में सबसे पहले इन्होंने अपनी राय रखी संविधान निर्माण के बारे में। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण की मांग की। पॉइंट्स बिल्कुल नोट करते रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण की मांग की। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, 1940 में एक प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन पूछा था अगस्त प्रस्ताव कब आया था, क्वेश्चन इसे भी पूछ दिया था अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में आया। ब्रिटिश सरकार ने 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान के निर्माण की राय को ब्रिटिश हुकूमत ने सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया। किंतु क्या हुआ, ये जो प्रस्ताव था ये अस्वीकृत हो गया। ठीक, ये साल जो है इनका क्रम भी पूछा जाता है कि कौन सी घटना कब हुई, तो इसको जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। तो ये है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। अब 1942 में आया क्रिप्स मिशन। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने
विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्माण की स्वीकृति दे दी। जो विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, संविधान निर्माण की स्वीकृति दी। ओके। 1942, क्रमवार घटनाओं का विवरण अच्छे से देखते रहिए और उसको नोट करते रहिएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन ने आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने संविधान निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। अब प्रस्ताव क्या था, यह अस्वीकृत हो गया, यह भी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, प्रस्ताव अस्वीकृत। इसके बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। इसी आधार पर संविधान निर्माण हुआ। इसके 3 सदस्य थे। पहले थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। अब इन्होंने, ये तीनों सदस्य थे, एक प्रस्तावना तैयार की। किस तरह से कुल जो सदस्य, अब चुनाव की बारी आई तो कुल सदस्य जो थे 389 जिन पर चुनाव होना था। देखिए किस तरह से इसका स्ट्रक्चर था। कुल जो सदस्य थे, जैसे अपने यहाँ विधानसभा में जो संख्या होती है उसी तरीके से कुल जो संख्या थी वो 389 थी। अब 389 का किस तरह से विभाजन हुआ, 389 में 296 और 93, 296 जो थी वो ब्रिटिश हुकूमत की थी, ब्रिटिश भारत की थी। ब्रिटिश भारत में, अब ब्रिटिश भारत क्या था, ब्रिटिश भारत वो होता है जहाँ पर पूरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार था ब्रिटिश भारत में, समझ से आएगा। और 93 थी देसी रियासतें, जहाँ पर राजा रजवाड़ों का रियासत था। ओके, 389 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1946 कैबिनेट मिशन में कुल कितनी सीटें थी, 389। कितनी ब्रिटिश हुकूमत में थी, 296, और कितनी थी देसी रियासतों में। ठीक, ओके। अब जो है इसको हम इरेज कर दें, तो इसको नोट करते रहिएगा, इसको हम इरेज भी करते जाएंगे। तो ये हुआ स्ट्रक्चर इसका। तीन सौ 89 और 296 और 93। ओके, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। ओके, अब ये एक स्ट्रक्चर था कि इतनी जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत वाले ही जो प्रांत थे वो डाल सकते थे। इसमें क्या थी, 11 प्रांत थे और 4 कमिश्नरी थी। इनसे जो सीटें थी, कमिश्नरी का मतलब आज के संबंध में जो आप ये जो केंद्र शासित राज्य हैं उनको समझ सकते हैं। कमिश्नरी उस समय 4 थी, तो 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी से 296 सीटें थी संविधान निर्माण के लिए, और 93 जो थी वो देसी रियासतों से थी। ओके, अब क्या था, ये जो वोटिंग होती है, चुनाव होना था, ये 10 लाख क्षेत्र, 10 लाख जनसंख्या क्षेत्र पर आधारित था। मतलब कि 10 लाख से एक सदस्य का चुनाव होना था, जनसंख्या। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने लाख पर ये वोटिंग होनी थी। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो चुनाव था ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे,
इसमें सीधे जनता भाग नहीं ले सकती थी। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सीधे जनता भाग लेती नहीं, वोटिंग कौन करता है, हम लोग नहीं करते हैं, जो हम लोगों से चुने हुए नेता होते हैं। तो वैसे इसमें था जो हम लोगों से चुने हुए थे, विधानसभा के जैसे चुन के जाते हैं तो वो चुनते थे, तो अप्रत्यक्ष चुनाव था इसमें। इसमें हम लोगों का मतलब जनता का, सामान्य जनता का कोई भागीदारी नहीं थी। अब अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये था एकल संक्रमणीय प्रणाली पर आधारित था। एकल संक्रमणीय प्रणाली पर आधारित था और समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली पर, ये समझिए कैसे क्या होता है समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इनको समझते हैं। एकल संक्रमण प्रणाली और समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। एकल संक्रमण प्रणाली समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको अपने ग्रामीण सभ्यता के पास ले जाते हैं। एकल संक्रमण, जैसे आपका ग्राम प्रधान को चुनाव हुआ, समझिएगा इसको कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एकल संक्रमण कैसे होता है। ग्राम प्रधान के चुनाव में मान लीजिए 1000 वोटर थे, ओके, 1000 वोटर थे। 1000 वोटरों में चुनाव हुआ तो किसी को 200 मिले, किसी को 150 मिले, किसी को 50 मिले, किसी को 100 मिले, किसी को 70 मिले, इस तरह से मिले। तो जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले वो 200 मिले, तो 200 वाले को ग्राम प्रधान घोषित कर दिया गया। ओके, डन। तो 200 वाले को जब ग्राम प्रधान घोषित कर दिया गया तो उसको जो है 1000 में 200 वोट मिले, लेकिन ग्राम प्रधान बन गया। तो 200 में क्या हुआ, उसके पास जनता कितनी है, 200 है, और उसके एंटी जो उसको नहीं पसंद करते, 200 तो उसको पसंद करते हैं क्योंकि वोट दिया है, और 800 लोग उसको नहीं पसंद करते हैं। तो 800 लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 200 लोग ही पसंद करते हैं और 800 लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, तो ये निर्वाचन प्रणाली है, ठीक, ओके, निर्वाचित प्रणाली है। तो इसमें क्या है, अच्छा एक बिंदु इसमें ये और नोट कर लीजिएगा, ये निर्वाचित होने थे, ओके, ये निर्वाचित होने और ये मनोनीत होने थे, मनोनीत होने थे, इसलिए इसको निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रणाली कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या था कि ये ऐसी स्थिति बन जाती। अब क्या है, एकल संक्रमण प्रणाली क्या होती है, इसमें ऐसे वोटिंग होती है जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होती है, कोई PQRS 4 लोग वोटिंग पर खड़े हुए हैं, समझिएगा इसको, 4 लोग वोटिंग पर खड़े हुए हैं, 4 में मान लीजिए हमें चारों को वोट देना होता है। हमने सबसे ज़्यादा पसंद किया R को, तो इसको हमने एक नंबर दिया, फिर पसंद किया S को तो इसको 2 दिया, इसको पसंद किया 3, इस तरह से सबसे, अगर हमारा पसंदीदा सबसे पहले कौन है, R, अगर R जीत रहा है तो R को मिलेगा वोट, अगर ये हट जाएगा तो किसको मिलेगा, 2। अब मान लीजिए R क्या है, सबसे कम वोट किसको मिले, R को ही सबसे कम वोट मिले, तो R वाले को हटा दिया जाएगा और मेरा बैलेट किस में चला जाएगा, S में चला जाएगा, क्योंकि मैंने दूसरा वरीयता किसको दी है, S को। तो इस तरह से मान लीजिए 1000 वोट हैं, तो 1000 में जो 501 वोट पा जाएगा वो क्या हो जाएगा, चुना जाएगा। इसको कहते हैं एकल संक्रमण प्रणाली। आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से। अब समानुपाती प्रतिनिधित्व क्या होता है, समानुपाती प्रतिनिधित्व वो होता है जैसे मान लीजिए कि यह क्या था कि हमारे पास, हम एक किसी क्षेत्र के विधायक हैं और वहाँ पर क्या है कि मान लीजिए 10 लाख की आबादी है, वहाँ पर क्या है 10 लाख की आबादी है, तो 10 लाख की आबादी से हमें चुन कर लाया गया। तो हम जैसे हमारी वोट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपकी वोट की वैल्यू 1 होती है, यानी जो वोट की वैल्यू होती है सबकी 1 होती है। ऐसा तो होता नहीं कि हम वोट देंगे तो हमारा ज़्यादा वैल्यू होगी और वो वोट देगा तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो इसमें क्या था कि जैसे अब इसकी वोट की वैल्यू चलिए मान लीजिए एक वैल्यू है, और कोई ऐसा विधायक या कोई ऐसा नेता चुन के आ रहा है जहाँ 20 लाख की आबादी है, तो उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि वो ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्र से आ रहा है। इसको कहते हैं समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लियर हो गया होगा। देखिए बिंदु को बिल्कुल क्लियर करके पढ़ते जाइए, तभी समझ में आएगा और तभी इस चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस तरह से कौन सा बिंदु कहाँ पर आ रहा है। अब 1946 में इसका चुनाव हुआ, अगस्त 1946, ओके, अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। तो इसमें
296 सीटें थी, जिसमें 208 कांग्रेस को मिली, 296 सीटें थी, 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, इसमें चुनाव में क्या था कि जो महिलाएं थीं उन्होंने भागीदारी की थी, जो इसके चुने हुए नेता आएंगे और सारे धर्मों से आए थे। तो 208 के इसको मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, और इसके बाद 73 मुस्लिम लीग और 15 अदर पार्टी को मिली। 73 मुस्लिम लीग और 15 अदर्स थे। ओके, अब ये फैक्टर समझिएगा, ये फैक्टर कैसे काम करता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब अगस्त 1946 में जब चुनाव हुए तो कौन से कितनी वोटिंग किसको मिले, कितने कौन से नेता चुने गए। तो 296 में कितने हुए। अब इसमें दूसरा पॉइंट कि 296 तो वो रियासतें हैं जो ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश भारत की। 93 जो देसी रियासतें थी उन्होंने इस पर भाग नहीं लिया, उनका निर्वाचन नहीं हो सका। ओके, केवल 296 पर ही वोटिंग हुई और 296 पर ही निकल के रिजल्ट आ पाया। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं। 296 में 93 सीटें नहीं भरी, और इसमें क्या सभी वर्गों से निकल कर आए, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, सारे वर्गों से इसमें आए और महिलाएं तक इसमें आई। ओके, अब क्या हुआ, इसके बाद आगे आते हैं तो संविधान निर्माण हो गया। इतने संविधान का जो स्ट्रक्चर था वो तैयार हो गया कि इतनी सीटें इसमें थीं और इसका इतने प्रतिनिधित्व लोग करेंगे। इसकी बैठक अब डिस्कस करते हैं। प्रथम बैठक, संविधान निर्माण की प्रथम बैठक। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। अगस्त में इसका चुनाव हुआ और 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हो गई। इसके अस्थायी अध्यक्ष पूछ दिए जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष इसके कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी क्रम में इसमें जो 93 रियासतें थी, जो मुस्लिम लीग ने जो वोट पाए थे, जो उनके नेता थे, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, संविधान निर्माण का। क्यों कर दिया, उनकी मांग थी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बनाया जाए, जो अलग देश बनाया जाए, जिसका हमारा खुद का संविधान हो और हमारा खुद का पूरा गवर्नमेंट हो। जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, संविधान अलग उन्होंने बना लिया और अलग देश बना लिया, तो कोई खास ना वहाँ कुछ कर पा रहे हैं। शायद यहाँ होते तो कुछ हमारे लोगों के साथ डेवलप हो जाते। ये तो कहने वाली बातें हैं। अब द्वितीय बैठक इसकी हुई, जो द्वितीय बैठक हुई वो ही 11 दिसंबर 1946, ठीक 2 दिन बाद, और उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, और दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946, और इसके स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब इसके 2 उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी एक स्थायी अध्यक्ष, और 2 उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। ओके, BT कृष्णमाचारी। अब ये तो हुआ बैठकों के बारे में। डेट के साथ साथ बिल्कुल क्लियर करते जाइएगा। अब अगले बिंदु पर आते हैं। तो अगला बिंदु जो है वो होता है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव आया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसको कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। समझते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव क्वेश्चन ऐसे आएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, 13 दिसंबर 1946 को।
उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें इन्होंने 8 बिंदु का प्रस्ताव रखा। पहला पॉइंट, 8 बिंदु का प्रस्ताव रखा, जो आगे चलकर भारत की प्रस्तावना कही गई। प्रस्तावना या उद्देशिका कही गई। ओके, तो डेट 13 दिसंबर 1946 किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 8 बिंदु रखे, और इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 में, यानी दिसंबर में प्रस्ताव रखा और जनवरी में स्वीकृत हो गया। और इसको क्या कहा गया? भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से इसको जाना गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इस समय तक तो देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। इस समय तो हमारी प्रक्रिया चल रही थी किसकी? कौन से, मतलब वोटिंग की और प्रस्तावों की। अब क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद। तो 1947 में क्या हुआ? जब विभाजन हुआ अपने देश का, पाकिस्तान अलग हुआ और भारत अलग हुआ। तो निश्चित सी बात है, जब भारत पाकिस्तान अलग हो जाएंगे तो जब वो चुनकर जो सदस्य आए थे वो उनमें निश्चित सी बात है कम हो जाएंगे। तो पहले थे 389 और अब हो गए 299। पहले कितने थे? 389, अब टोटल में कितने हो गए? 299। ये कब हुआ? विभाजन के बाद। यानी इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि पहले कितने सदस्य? 399, और अब कितने? सॉरी 389, 389 और अब कितने? 299। इसमें क्या था? तो यानी 389 पहले थी और 299 बाद में आई। तो ये एक विभाजन था, और भारत के विभाजन होने के बाद पाकिस्तान जब बना तो कुछ जो सीटें थी वो उसमें चली गई और कुछ जो है वो इसी में रह गई। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत संविधान निर्माण के बारे में चर्चा की और पढ़ा, और किस तरह से कितनी सीटों पर चुनाव हुआ इस पर चर्चा की संविधान निर्माण पे। तो निश्चित तौर से इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके बिंदुओं को नोट करिएगा और हमारे वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।